वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है नेट जियो मेगा आइकॉन्स विराट कोहली हिंदी। और विराट कोहली की हम लोगों ने पहले भी काफी वीडियोस देखी हैं और आज भी देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या नया है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें हमारे चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। जीतने वालों को मेरा सलाम। कुछ हफ्ते पहले मेगा आइकन्स का पहला एपिसोड नेट जियो पर आया। इस एपिसोड की अच्छी बात यह है कि विराट कई पर्सनल टॉपिक्स पर खुलकर बोले, जिससे उनका थिंकिंग प्रोसेस समझ में आता है। लेकिन एपिसोड को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्क्रिप्ट काफ़ी कॉम्प्लिकेट की गई है, इसलिए व्यूअर जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाता। तीसरा, एपिसोड इस क्वेश्चन के साथ शुरू होता है कि आर जीनियस बॉर्न और मेड? क्या विराट कोहली जीनियस पैदा हुए थे या समय के साथ बने हैं? लेकिन सीरीज के अंत तक इसे पुख्ता तरीके से आंसर नहीं किया गया, कोई रिसर्च कोट नहीं की गई और बीच बीच में साइकोलॉजिकल जार्गन्स फेंके गए हैं, जिससे हम व्यूअर्स कंफ्यूज ही होते हैं। एपिसोड में कुछ जगह गैप्स हैं जिन्हें मैंने पूरा करने की कोशिश की है। तो आइए समरी से शुरू करते हैं। जो बच्चा पार्क में खेल रहा है, क्या वो एक दिन इंडिया का कप्तान बनेगा? ये डिपेंड करता है ग्रे एंड व्हाइट मैटर पर, यानी ब्रेन का न्यूरल सर्किट, जो डिफाइन करता है कि हम कौन हैं, एटलीस्ट हमारी साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी कैसी है। इसी सर्किट की बदौलत हम इमोशंस और अपनी जिंदगी एक्सपीरियंस करते हैं। इस न्यूरल वायरिंग के कारण कोई एक सिचुएशन को प्रॉब्लम समझता है तो दूसरा अपॉर्चुनिटी। विराट कोहली के शरीर पर 9 टैटूज हैं। कुछ टैटूज बटरफ्लाई इफेक्ट को दर्शाते हैं, जिन्होंने विराट की पर्सनैलिटी यानी न्यूरल सर्किट और उनके जीवन को शेप दिया है। विराट कहते हैं कि क्रिकेट की पहली याद तब की है जब पिताजी बॉलिंग कर रहे थे और 3 साल के विराट प्लास्टिक का बल्ला चला रहे थे। हम ये बात कभी नहीं जान सकते कि विराट जीनियस पैदा हुए थे या नहीं, लेकिन एक बात पक्की है, उनमें टैलेंट था। बचपन में ही उनके पिताजी ने उन्हें क्रिकेट से परिचय कराया और कई प्लेयर्स की शुरुआत ऐसे ही होती है, जब बचपन में उनके फैमिली या रिलेटिव उनकी स्पोर्ट्स से दोस्ती करा देते हैं और टैलेंट पहचान लेते हैं। तब से ही विराट एक डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर आलोक के मिश्रा कहते हैं कि यंग एज में खेल या किसी कला के एंगेजमेंट से बच्चे के अंदर लर्निंग या हैबिट बनना शुरू हो जाती है। हर बॉल हिट के साथ हार्मोन सिक्रीशन बढ़ने लगता है और हर जीत के साथ डोपामिन रिलीज होता है और खुशी महसूस होती है और उस बच्चे को खेल का जुनून बनने लगता है। टैटू नंबर 1। विराट कहते हैं, मैंने उनका नाम इसलिए टैटू कराया क्योंकि उनसे जो कनेक्शन मैंने महसूस किया है वो बहुत स्पेशल है। विराट अपने पिता के साथ बैठकर क्रिकेट मैच देखा करते थे। विराट कहते हैं कि जब भी इंडियन टीम हारती थी तो लगता था मैं होता तो जिता देता। कियोस थ्योरी में बटरफ्लाई इफेक्ट का मतलब है कहीं दूर तितली के पंख हिलाने से दूसरी जगह तूफान आ सकता है। मतलब छोटे चेंजेस या इंसिडेंट से बड़े लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं। बटरफ्लाई इफेक्ट नंबर 1, पैशन ऑब्सेशन। विराट कहते हैं, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के प्रति लोगों का नजरिया बदल दिया था। सचिन क्रिकेट प्लेयर से बढ़कर एक इमोशन बन गए थे। मैं उन्हें हमेशा खेलता देखता था, लेकिन अप्रैल 1998 शारजाह में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने गेम के प्रति मेरा नज़रिया बदल दिया। मैं क्रिकेट के लिए पैशनेट हो चुका था। जब कॉलोनी में कोई खिड़कियों के कांच तोड़ता तो सब भाग जाते, लेकिन मुझे क्रिकेट से इतना प्यार था कि मैं स्टंप और बैट छोड़कर भाग नहीं पाता और अक्सर पकड़ा जाता। इसमें कोई शक नहीं कि विराट जन्मजात टैलेंटेड हैं, लेकिन बचपन से ही वो मेहनत कर रहे हैं। विराट 9 साल के भी नहीं हुए होंगे जब उनके पिताजी उन्हें कोचिंग के लिए राजकुमार शर्मा सर के पास ले गए। विराट को पहले दिन बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपनी फील्डिंग और थ्रो से कोच को इम्प्रेस कर दिया। साथ में विराट मेंटली भी बहुत स्ट्रांग थे। 9 साल के विराट 15 साल के लड़कों के साथ खेलते थे। एक बार उन्हें सीने में चोट लग गई और नील पड़ गया। उनकी मां ने कोच सर से विराट को अपने ही उम्र के बच्चों के साथ खिलाने को कहा। राजकुमार शर्मा सर कहते हैं, उस समय भी विराट चैलेंजेस से नहीं घबराते थे। उन्होंने कोच से जिद करके बोला, सर मुझे छोटे बच्चे आउट नहीं कर पाते, मुझे बड़े लड़कों के साथ ही खेलने दें। क्रिकेट का जुनून विराट को दिल्ली की गलियों से इंडियन टीम की कप्तानी तक ले आया। दिन हफ्तों में, महीनों और सालों में बदलते रहे।
लेकिन विराट का सुबह 4 बजे का अलार्म बजता रहा और उनकी प्रैक्टिस सालों जारी रही। बटरफ्लाई इफेक्ट नंबर 2, सेल्फ बिलीफ। कुछ ऐसा होता है जो पर्सनैलिटी पर इतना गहरा प्रभाव छोड़ जाता है कि सब कुछ बदल कर रख देता है। एक हादसे ने विराट को जुनूनी बच्चे से निर्भय और एग्रेसिव प्रोफेशनल बना दिया। विराट कहते हैं ये सब मेरे सामने हुआ, रात को 3 बजे थे, पिताजी को अटैक आया। हमने कॉलोनी के डॉक्टर से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन समय रात का था और हमें किसी से मदद नहीं मिल पाई और एम्बुलेंस आते आते बहुत देर हो चुकी थी। उस समय जैसी फीलिंग थी वो आज भी मुझे महसूस होती है। उस समय राजकुमार सर श्रीलंका में थे। उन्होंने फ़ोन पर विराट को बोला, तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारा पिता हूँ। अगर कल तुम खेलना चाहते हो तो ज़रूर खेलो, और नहीं खेलना चाहते तो मैं तुम्हारे डिसीजन को समझ सकता हूँ। अगले दिन जब बैटिंग खत्म हुई, विराट ने रोते हुए सर को फिर फ़ोन किया। सर ने बोला, विराट तू घबरा मत। विराट बोलते हैं, नहीं सर, एम्पायर ने मुझे गलत आउट दे दिया। राजकुमार शर्मा कहते हैं कि उस समय भी विराट ने हिम्मत नहीं हारी थी और विराट का यही नेचर उन्हें डिस्ट्रॉयर और बेस्ट रन चेजर बनाता है, और ये झलक उनके दूसरे टैटू में भी दिखती है। विराट कहते हैं कि उस दिन के बाद मैं एकदम फोकस्ड हो गया और दूसरी चीज़ों से मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया और मैंने अपनी पूरी एनर्जी पिताजी और अपने सपने को पाने में लगा दी। विराट कहते हैं कि मुझे आज भी याद है, मैंने उसी दिन अपने भाई से कहा था कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा, और उस दिन के बाद मेरे दिमाग में एकदम क्लियर था कि मैं अपना गोल पूरा करके रहूंगा। बटरफ्लाई एंड टैटू नंबर 3, 269 और 175, ये 2 नंबर विराट को नेशनल टीम के सफ़र की याद दिलाते हैं। और एक ऐसी ही कहानी विराट के टैटू में छुपी हुई है, किस्मत। जब विराट रणजी मैच की सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग कर रहे थे, उसी समय नेशनल टीम के सिलेक्टर आए और विराट की पूरी बैटिंग देखी। उस इनिंग्स में विराट ने सेंचुरी मारी थी। विराट कहते हैं, अगर वो एक दिन पहले आते तो पहली इनिंग्स में मैंने अच्छी बैटिंग नहीं की थी। उन्होंने मुझे पूरे समय खेलते हुए देखा, इसलिए मुझे सिलेक्ट करने का मन बना लिया और श्रीलंका टूर पर भेज दिया। उस दिन अगर उन्होंने मुझे खेलते हुए नहीं देखा होता तो शायद ही मैं इंडिया के लिए खेल पाता। विराट कोहली के एक हाथ पर ट्राइबल टैटू है जो उनके रेबेलियस नेचर की निशानी है, और दूसरे हाथ पर शिवा का टैटू है। विराट कहते हैं कि पहले मैं सोचता था कि टैटू कूल होते हैं, लेकिन कई मायनों में ये दर्शाते हैं कि समय के साथ मेरी सोच कैसे बदली है। 2008 में कुछ समय के लिए विराट IPL के चमक और ग्लैमर में फंस गए। विराट कहते हैं, वो महीने मेरी जिंदगी का लोएस्ट पॉइंट था। IPL के पहले सीजन में मैं बड़े प्लेयर्स से मिला, मैं उन जैसा बनना चाह रहा था, लेकिन मैं अपना डायरेक्शन भूल गया। राजकुमार शर्मा कहते हैं कि उस समय उसे IPL से करीबन 20 लाख रुपए मिले थे, जो एक जवान लड़के के भटकने के लिए काफ़ी थे। एटीट्यूड और इनकंसिस्टेंसी के कारण विराट पीछे हो रहे थे। अगला टैटू विराट के हाथ पर स्कॉर्पियन का है, जो उनके कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। जब भी विराट कुछ गलत करने लगते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस चुभने लगती है और उन्हें सावधान करती है। 2011 तक विराट टेस्ट टीम में भी जगह बना चुके थे, लेकिन अभी भी अपने एटीट्यूड को लेकर चर्चा में रहते थे। 2012 मेरे लिए अच्छा साल रहा। मैंने सोचा था IPL में डोमिनेट करूंगा, लेकिन सीजन अच्छा नहीं रहा। मैं दुखी और डिमोटिवेटेड भी हुआ। उस समय भी मैं डिसिप्लिन्ड नहीं था। IPL खत्म होते ही मैं घर गया। विराट कहते हैं, 2012 का वो दिन मेरे करियर का सबसे ज़रूरी दिन था। अगले सुबह जब मैं शावर से बाहर निकला तो अपना शरीर कांच में देखकर सोचा कि ये शरीर एक प्रोफेशनल एथलीट का नहीं हो सकता। अगली सुबह से ही मैंने सब कुछ बदल दिया। विराट कहते हैं कि वो झटका ज़रूरी था जिसने मुझे करियर में डायरेक्शन दिया और फिर वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। विराट इज़ नंबर 1 इन द वर्ल्ड। विराट शहर, स्टेट या देश में नंबर 1 नहीं, बल्कि तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बैट्समैन है। और ऐसा करने के लिए आपके स्लीपिंग पैटर्न्स, ट्रेनिंग रूटीन, माइंडसेट और टेक्निकल प्रोग्रेस हमेशा टॉप पर होना चाहिए। बचपन में सक्सेस चखने से डोपामिन लूप्स बन जाती हैं। हर बार जीतने पर नशा या बहुत खुशी महसूस होती है, और बार बार जीतने से आदत, जुनून यानी ऑब्सेशन में बदल जाती है। और इसी ऑब्सेशन ने विराट की 2012 में मदद की। अगला टैटू विराट के हाथ पर सामुराई का है। जस्टिस, करेज, बेनेवलेंस, पोलाइटनेस, ऑनेस्टी, ऑनर और लॉयल्टी। एक जापानीज सैमुराई इन 7 प्रिंसिपल्स पर अपनी जिंदगी जीता है। विराट कहते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैं भी शेयर करता हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने कठिन संघर्ष किया है और आगे भी मुझे इन्हीं वैल्यूज़ पर जीना होगा।
ये सिंबल मेरी डिज़ायर और मेहनत को दर्शाते हैं। विराट की परफॉर्मेंस एक बहुत छोटी सी झलक है। उनका 98% हार्डवर्क उनके स्पिरिचुअल, इमोशनल और फिजिकल डेवलपमेंट में है, जो वीके को विराट बनाता है। विराट कहते हैं, मैं फील्ड पर जो भी करता हूँ वो सब इंस्टिंक्ट से होता है, मतलब सब अपने आप नेचुरली होता है। कई बार जब मैं जोन में आ जाता हूँ तो मुझे बॉलर भी नहीं दिखता, बस ब्लर्ड विजन से बॉल आती हुई दिखती है। मैं हमेशा अपने इंस्टिंक्ट पर बिलीव करता हूँ और एक ऐसा लेवल आता है कि मेरे शरीर में कोई नेगेटिव स्ट्रीक यानी डर, चिंता नहीं रहती। बिहेवियरल साइंटिस्ट कहते हैं कि बचपन में जैसे हालात थे, जिस तरह की आपको स्कूलिंग और पेरेंटिंग मिली है, उस तरह के ट्रेट और लक्षण डेवलप हो जाते हैं। ट्रेट्स मतलब चैलेंज के प्रति बेसिक रिस्पॉन्स, जिसे छुपाया नहीं जा सकता। जैसे अगर किसी के अंदर डर का ट्रेट है, वो भले ही कितने कॉन्फिडेंस की एक्टिंग कर ले, मुसीबत पड़ते ही उसका डर बाहर आ ही जाएगा। एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के साथ ये ट्रेट्स वैल्यूज़ और इंस्टिंक्ट्स में बदल जाते हैं। विराट में विनिंग ट्रेट है, जो मुसीबत पड़ने पर या हाई प्रेशर रन चेस सिचुएशन में सामने आ जाता है। विराट कहते हैं, मैं अब विजुअलाइजेशन की इम्पोर्टेंस समझता हूँ। अगर मैं अपने ऊपर पूरा विश्वास करता हूँ तो शरीर ग्राउंड पर वैसा ही रिएक्ट करता है। अगर आप अपने आप को कन्विंस कर सकते हो तो बहुत हद तक चीज़ें होने लगती हैं। विराट रन चेजिंग पर कहते हैं कि मुझे स्टेडियम में 50,000 लोगों के बारे में पता नहीं चलता, ना ही बॉलर या 11 प्लेयर्स के बारे में मुझे याद रहता। मैं जोन में इतना पॉजिटिव हो जाता हूँ कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं आउट हो सकता हूँ, और मुझे बहुत मज़ा आने लगता है क्योंकि मैं गेम से पूरी तरह कनेक्ट हो जाता हूँ। विराट के शरीर पर 2 और टैटूज हैं, गॉड्स आई और ओम। विराट कहते हैं कि जो सब हो रहा है उसे देखने वाला है। इससे मुझे हमेशा डायरेक्शन मिलता है कि हमको इंसान होने के नाते क्या करना चाहिए। और ओम यूनिवर्सल थीम दिखाता है। विराट कहते हैं, हम सब पूरे यूनिवर्स में धूल के कण भी नहीं हैं, लेकिन कई बार ईगो के कारण ऐसा लगता है कि हम ही सब कुछ हैं। अब ये मैं महसूस करने लगा हूँ कि हमको यहाँ होना था, सब कुछ रैंडम नहीं है। मेरी कोशिश होगी कि मैं लोगों के जीवन पर ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकूँ। दोस्तों, अगर ये समरी आपको पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं मेगा आइकन्स के दूसरे एपिसोड्स की भी समरी बनाऊंगा। अगर आप जीनियस टॉपिक पर और क्लैरिटी चाहते हो तो जीनियस सीरीज़ ज़रूर देखिए। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे। विराट सर की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो उन्हें क्रिकेट में आए हुए काफ़ी अरसा हो चुका है, और जो उनकी फिटनेस का लेवल है ना, वो वाकई देखने वाला है। क्योंकि हम और भी बहुत सारे मैंने क्रिकेटर्स देखे हैं। बेशक मुझे क्रिकेट का, जो मैं हर बार कहता हूँ, इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्रिकेटर्स तो देखे हुए हैं ना, जो फिटनेस लेवल और जो एक ट्रांसफॉर्मेशन वो अपनी बॉडी शेप में और अपनी ज़िंदगी में लेकर आए ना, मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी और जो है जो प्लेयर है उनकी ज़िंदगी में इस तरह देखा है। वेल, मैं यहाँ पर कहूँगी कि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आपकी जो ज़ाहरी एक मैं कहूँगी कि खूबसूरती है या फिर आपकी फिजिकल अपीयरेंस है, सिर्फ उस पर नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोगों ने वीडियो में देखा और जो मुझे लगा वो ये कि आपका जो माइंड है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और जो आप मतलब जो आपका सोचने का एक प्रोसेस है वो ही आपके जिंदगी में चेंज लेकर आता है कि आप किस तरीके से अपनी सोच को बदलते हैं, उस पर कितना फोकस करते हैं अपने गोल को अचीव करने में, और फिर उसके बाद चीजें जो है वो खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल आप बोले। मैं यहाँ पे अगर जीनियस की बात करूँ ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो बच्चा पैदा होते साथ ही कोई भी जीनियस होता है। उसे जीनियस बनाने में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, जिसमें सबसे पहले उसके पेरेंट्स होते हैं जो उसकी ट्रेनिंग इस तरह करते हैं स्टार्टिंग से ही। नहीं, लेकिन वैसे मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग, हम ये कह सकते हैं कि विद टाइम स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आपको काफी सारे लोग मिलते हैं जो कि काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग वाकई में टैलेंटेड होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग होते हैं जो ना, आई मीन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि कुछ लोग में एक खास क्वालिटी होती है कि वो क्रिएटिव होते हैं किसी काम के लिए, और कुछ लोगों को एफर्ट करनी पड़ती है उसी काम के लिए। देखिए, मुझे जहां तक लगता है ना, टैलेंट जो है ना वो हर इंसान में अपना अपना होता है, लेकिन उस टैलेंट को जो है ना उभारने के लिए जो है ना, आपके जो इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में जो लोग होते हैं उनके
बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं वो आप पे, क्योंकि एक इंसान की अगर बात करें ना तो जो उसकी जो चीजें होती हैं, जो स्किल्स होती हैं, वो टाइम टू टाइम इम्प्रूव होती रहती हैं, लेकिन उसे जीनियस बनाने में लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि लागत छोटी छोटी चीजों से ही सीखता है ना। सीख कर कोई भी नहीं आता। आप जब इस दुनिया में आते हो बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, आप डिफरेंट चीजें सीखते हो, लेकिन आपका सबसे बड़ा योगदान ये रहता है कि आप कितने फोकस्ड हैं उस चीज को लेकर, आपकी पर्सनैलिटी कितनी कंपोज है, ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। और टैटूज को लेकर जिस तरीके से एक्सप्लेन किया गया, वैसे मुझे नहीं पता था कि टैटूज के पीछे भी कोई एक स्टोरी होती है, यानी कि जिस तरीके से लोग अगर जैसे बटरफ्लाई का उन्होंने बताया, जैसे उन्होंने एक शिव जी का बताया, स्कॉर्पियो का, फिर जो रिबेलियस वाला का और ओम का, बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब और फिर जो नंबर्स थे उनका भी बताया। तो मुझे नहीं पता था कि मतलब हर चीज की ना एक इम्पोर्टेंस इस तरीके से टैटू हम लोग ऐसे वाकई में लेते हैं, बहुत कूल है, बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग उस तरीके से इसको करेंगे कि भाई ये वाला बनवा लो। लेकिन ये एक सोच, मुझे एक चीज से समझ नहीं है कि जितने भी ये टैटूज उन्होंने बनवाए हैं, ये जैसे कि उन्होंने लास्ट में बताया भी कि उनकी जो लाइफ है, जो उसमें उनके एक्सपीरियंस हुए, वो उसको दर्शाते हैं, ठीक है। तो क्या टैटूज का आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट होता है, ये मुझे नहीं पता है, और वीडियो में ये चीज भी नहीं बताई गई। ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि विराज सर की यहाँ पे अगर बात की जाए तो उन्होंने अपनी जिंदगी में हर चीज से कुछ ना कुछ सीखा है और उसे याद रखा है, और उन चीज़ों को वो पॉजिटिव वे में यूटिलाइज भी कर रहे हैं जो चीज़ें उन्होंने सीखी हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में ठोकरें खाते हैं, चीज़ें तो सीखते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा कड़वे हो जाते हैं, यानी कि वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते। तो ये अगर मैं उनकी बात करूँ तो जैसे हमने उनके इंटरव्यूज़ देखे और बाकी जो है हम छोटे मोटे जो क्लिप्स देखते रहते हैं, तो उससे वो काफ़ी काम पर्सनैलिटी लगते हैं। हाँ बिल्कुल, अब आकर वो बहुत ज़्यादा काम लगते हैं। लेकिन पता है एक चीज़ मुझे कि जैसे उन्होंने बोला कि समटाइम्स उनको बॉलर नजर नहीं आता, सिर्फ बॉल नजर आ रही होती 50,000 लोगों के बीच में भी, वो खुद को बस इतने तरीके से, हाँ मतलब फोकस भी। और उसके साथ साथ मौसम, आप ये देखो कि आपकी मेडिटेशन, आपकी स्पिरिचुअलिटी ये कितना काम करती है आपकी बॉडी पर, आपके माइंड पर, कि आप पॉजिटिव कितना ज्यादा रहते हैं और यू फील लाइक कि आप एक हीरो हैं ऐसे जो जिसके पास कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं आती। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात कहना चाहूंगा, मुझे इंडिया में जो लोग हैं, वहाँ की जो पब्लिक है, उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो एक जो प्लेयर है, सिंगर है, एक्टर है, कोई भी है, वो उसे उसकी जिंदगी में ही लेजेंड बना देते हैं। लेकिन अगर हम ऑन दी अदर साइड यहाँ पे बात करें ना, तो आतिफ असलम जी जो है, उनका भी बयान था, उन्होंने कहा था कि इस मुल्क में आपको लेजेंड बनने के लिए मरना पड़ता है, और वाकई ये सच है। और रिसेंटली एक ऐसा वाकया हुआ भी है, एक मैं कहूंगी कि मतलब हमारे कोहे पे माँ, यानी कि जो पहाड़ चढ़ते हैं, बिल्कुल माउंटेन मैन भी कहा जाए उन्हें, मैन भी कहा जाता उन्हें, वो मतलब केटू पर मतलब गए थे, तो वो खो गए हैं वहां 3-4 दिनों से जो है वो मिल नहीं रहे। तो प्लीज सब दुआ कीजिएगा कि वो मिल जाएं, क्योंकि ये वाकई में बहुत ज्यादा मतलब एक पता नहीं, मुझे ऐसे रात को मैं कल सोशल मीडिया पे देख रही थी, उनका नाम मोहम्मद अली सदपारा है, तो मैं रात को ऐसे ही देख रही थी सोशल मीडिया पर और उनकी वीडियो सीन, तो मुझे ऐसे ही मेरे जहन में ख्याल आया कि मतलब रात के टाइम वो अकेले कहीं पर होंगे या कहीं पर भी वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहे होंगे। लेकिन ऊपर वाला बिल्कुल मैं कहती हूँ कि आपको इतनी हिम्मत दे देता है कि आप सर्वाइव कर देते हैं। बस दुआ ये करें सारे कि वो मिल जाएं ताकि वो खैर खैरियत से उनको वापस लेकर आए। एंड आई विश कि जिस तरीके से मौजम ने भी बात की कि इंडिया में जो लोग अभी उनकी जिंदगी में ही उनको लेजेंड का एक स्टेटस दे देते हैं, आई विश कि यहाँ पर भी लोगों में ये चीज आए और जो लोग हाँ हकदार हैं उनको वो एक रिस्पेक्ट दी जाए। बिल्कुल सही बात है। और अगर देखा जाए तो नो डाउट पाकिस्तान में भी जो लेजेंड रहे हैं, अगर इंडस्ट्री म्यूजिक इंडस्ट्री की बात की जाए तो वो भी लेजेंड तब ही बने जब वो इंडिया से होकर आए हैं। बिल्कुल हाँ, तभी उनका नाम हुआ ये। और वैसे ये एक मतलब हम क्लाइंबिंग हीरो जिनकी हम बात कर रहे हैं, बस मुझे उनके घर वालों का भी ख्याल आ रहा था कि पता नहीं उन लोगों को क्या उन पर बीत रही होगी। एनीवेज प्लीज सब दुआ करिएगा। ये साल जो है ये पता नहीं किस तरह का साल है, पिछला साल तो बहुत ज्यादा रहा डिस्टर्बिंग का। इस साल की बात करें जैसे इंडिया में जो है रिसेंटली जो है जो नंदा देवी का जो ग्लेशियर था वो ब्रस्ट हुआ। बहुत सारे लोग, मैं भी कल रात देख रहा था कि 120 लोग अभी तक मिसिंग है, तो उनके लिए भी हमारी दुआ है कि वो लोग भी जल्द से जल्द सही सलामत
अपने घर वालों से मिले, आमीन, और वो मिल जाएं, क्योंकि बहुत सीरियसली बहुत डिस्टर्बिंग ये चीजें होती हैं, सिचुएशन होती है। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आपका क्या सोचना है इसके बारे में जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में, और जो टैटू से रिलेटेड है बातें हैं वो भी हमें बताइएगा। आप में से किसी ने अगर टैटू करवाया हो वो भी जरूर बताइएगा, क्योंकि हम लोगों को थोड़ी अब ये क्यूरियोसिटी हो रही है जानने की कि क्या टैटू का आपकी लाइफ पर कोई असर होता है या नहीं। वैसे मुझे भी टैटू करवाने का शौक है, मुझे भी है वैसे, मैं भी करवाऊंगी, बट अब क्योंकि ये एक नई चीज का आइडिया हुआ है तो इसलिए अब हम लोग बहुत ज्यादा इसके बारे में जान के फिर हाँ बिल्कुल करवाएंगे। एनीवे गाइस, ये तो हमारी आज की वीडियो, इसी के साथ हमें इजाजत, हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।